हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। शुरू करते हैं क्लास 12 का वेक्टर एनालिसिस। इसका हमें क्या पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होता है वेक्टर एनालिसिस, इसके क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, तो क्वेश्चंस 10.1 के बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना। वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो दो क्वांटिटीज होती हैं, एक क्वांटिटी तो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कितने डिस्टेंस उसने कवर अप की है। डिस्टेंस समझ सकते हैं एक तरीके से, हम डिस्टेंस ही तो हुई, मैग्नीट्यूड को हम एक जगह पर क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। और अगर उसमें डायरेक्शन आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर हमें पढ़नी नहीं है, तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मैंने यहां से यहां लिखा कि एक मैंने यहां पर एक लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट एक ये है, ये ए है और ये बी है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमने डायरेक्शन शो ही नहीं की है। ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्शन शो कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, इसकी डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बी ए वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हमें उनकी नेमिंग करनी है। जैसे कि बी से ए की तरफ जा रहा है तो हमने क्या कर दिया, बी ए वेक्टर कह दिया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल तो फोर्स है ना। फोर्स लगाने के लिए हमें डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर डायरेक्शन नहीं पता होगी तो हमने किस तरफ फोर्स लगाया है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो फोर्स लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है डायरेक्शन की, है ना। मैग्नीट्यूड तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे मैग्नीट्यूड तो अपने आप बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जितने डिस्टेंस वो कवर करेगा वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हो गया, एक तो फोर्स हो गया, और क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो यहां पर वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक है, वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन समझ लो एग्जांपल की भी कि फोर्स और वेलोसिटी क्या होते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद इसी में आता है हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस बनाते हैं। ठीक है, हमने तो 2 डायमेंशन तक पढ़ा है, एक्स और वाई, 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन को। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन तीनों के पॉइंट्स पे देखो, एक्स तो इस साइड है, ठीक है, एक्स तो ऐसे आ गया, वाई हमारा ऐसे आ गया, जेड क्या होगा, जेड बाहर की ओर होगा। ठीक है, एक तो बाहर की ओर आया हुआ होगा और एक अंदर की ओर, पीछे की ओर गया हुआ होगा। ठीक है, तो 2, 4 और 6। तो एक बार हम किसकी बात कर रहे हैं, 6 क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बाहर की ओर आएगा, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा भाई। इमेजिनेशन पावर जितने सही होगी उतना अच्छे से समझ पाओगे इस चैप्टर को, वेक्टर एनालिसिस को। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये z बाहर की ओर है, उतना ही z अंदर की ओर भी होगा। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा x हो गया, ये y और ये z। तो हमने क्या कहा, हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, जिसकी हमने नेमिंग क्या कर दी, हमने इसकी नेमिंग कर दी x1, y1 और z1। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, z यहां पर है, x यहां पर और y यहां पर है, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट बाहर की ओर ले लिया। ये पॉइंट बाहर की ओर जो आ रहा है ये वाला, इस पॉइंट को मैंने क्या नेमिंग कर दी, x से भी कुछ डिस्टेंस है इसकी, y से भी कुछ है और z से भी कुछ है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट हमारा P है, और यहां से अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो ये तो हमारे 0,0,0 रहे होंगे, वो पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या रहा होगा, 0,0,0। अब अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी,
वापस क्लास 10th में जाओ। क्लास 10th में हम क्या करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, और डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 अंडर रूट में, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन वहां पर हम किसकी बात करते थे, वहां पर हम बात करते थे 2 डायमेंशन की, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हम सीधे सेम पॉइंट्स वही कर देंगे। देखो डिस्टेंस कहां से कहां तक निकालनी है हमें, ओपी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगी तभी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ना। तो ओपी जब हमें यहां से निकालना है तो ओपी क्या आएगा, ओपी आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को अगर हम यहां से यहां रखेंगे तो क्या क्या होगा, देखो x2 हमारा क्या है x1, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, पोजीशन वेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू अगर लर्न करनी है तो यहां से लर्न कर लो, नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू का मतलब क्या है, इसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका मोड। ये हमने क्या निकाला है, इसका मोड निकाला है। और अगर हम इसके वेक्टर की बात करें, है ना, ये पोजीशन वेक्टर हमने कह तो दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ओनली पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर उसको हम ऐसे ओपी से वेक्टर से शो करते हैं, और ये होता है हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये कैप है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, x1 i कैप, y1 z कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, या मोड कह सकते हो। तो हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मोड मतलब होता है मॉड्यूलस। चलो यहाँ इसको मैग्नीट्यूड की जगह हम सीधे सीधे लिख ही देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब उसके बाद क्या होता है ना, हमें इन्हीं के निकालने पड़ते हैं, पोजीशन वेक्टर के बाद हमें इन्हीं के निकालने पड़ते हैं, क्या, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद दोबारा से आगे की चीज समझाता हूं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, बाकी इसको रहने देता हूं। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैंने पोजीशन वेक्टर को क्या कहा, अभी पोजीशन वेक्टर अभी हमने क्या कहा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये चीज कही। अब इस चीज में जो ये वैल्यूज होती है ना, i कैप की जो वैल्यू होती है, j कैप की जो वैल्यू होती है और k कैप की जो वैल्यू होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन है, एक तो है x1, एक है y1 और एक है z1। तो x1 है x के लिए, y1 है y के लिए, z1 है z के लिए। तो कई बार अब भाई जैसे हमने यहां पर नेम दिया, उसको पोजीशन वेक्टर बोल दिया, इसको ये पोजीशन वेक्टर कह दिया। अब भाई इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना, तो इसका नेम लेने के लिए हम क्या कह देते हैं, x1 को हम बोल देते हैं a, ठीक है, a b c से शो कर देते हैं, y1 को हम मान लेते हैं b और z1 को हम मान लेते हैं c। तो a b c से हम क्या कर देते हैं, इसको शो कर देते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर हमसे कोई बोलेगा कि डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, हमें एक वेक्टर दिया हुआ होगा, गिवन होगा, उस वेक्टर का, जैसे कि मैं कहूं ये वेक्टर हमें दिया है, हमें दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये हमें एक वेक्टर दे दिया और इस वेक्टर का उसने कहा भाई इस वेक्टर के क्या निकालो, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, यहां से
डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 4। ठीक है, तो जो आई कैप की वैल्यू है वो ए है, जे कैप की जो वैल्यू है वो बी है, के कैप की जो वैल्यू है वो सी है। तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन की। रफ कर रहा हूं मैं इसको, सारा केवल पोजीशन वेक्टर से ही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 10.1 तो तुम्हें बहुत आसान लगेगी। 10.1 में कुछ करना नहीं है, बस हमें बताना है कि कौन सी वेक्टर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब आते हैं किस पर, डायरेक्शन कोसाइन पे। ठीक है, 10.1 के लिए इतना बहुत है। 10.2 के लिए मैं क्या करूंगा, 10.2 के लिए मैं अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। ठीक है, जितने भी हमारे वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर्स हैं 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4, तो इन चारों के लिए मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट की वीडियो लेके आऊंगा। उससे अलग अलग समझोगे, सब अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि एक ही बारे में सब समझा दूंगा तो खिचड़ी टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में कर लेंगे जो 10.2 का कॉन्सेप्ट होगा। फिलहाल अभी डायरेक्शन कोसाइन समझो। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि भाई जो ये पोजीशन वेक्टर है, जो यहां पर पोजीशन वेक्टर आया, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, जिसको हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से वाई के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल आएगा, उसको हमने क्या ले लिया, हमने उसको बीटा ले दिया। और जब इसके साथ आएगा जेड के साथ, तो इसको हमने क्या ले लिया, गामा ले लिया। तो यहां पर जो एंगल्स आए हैं, इनको हमने एंगल्स को क्या कर दिया, शो कर दिया कि भाई एक्स के साथ पी का एंगल अल्फा है, वाई के साथ पी का एंगल बीटा है और जेड के साथ पी का एंगल गामा है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब एंगल निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, देखो हम जब इसकी बात करेंगे तो कॉस अल्फा इसके साथ क्या है, इसके साथ है आई कैप, इसके साथ है जे कैप और इसके साथ है इसके साथ है के। ठीक हो गया। अब हम कॉस अल्फा की यहां से बात कर रहे हैं, तो कॉस अल्फा जिसके लिए निकाल रहे हैं तो यहां से कॉस अल्फा होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर जब हम एंगल की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर कॉस अल्फा आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉस अल्फा आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, मैं इसको रफ करके दोबारा से बनाता हूं, फिर समझ में आएगा तुम लोगों को क्या है क्या नहीं है। यह है x, यह है y और यह है z। ठीक है, ये o है। ये इसके साथ हमने एक पोजीशन वेक्टर p लिया है, जिसके क्या है x1, y1, z1। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, ये cos अल्फा। ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई इसके साथ एंगल बन रहा है, ये i है और ये डिस्टेंस x1 है, तभी तो यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। और इसके अभी हमने निकाला था, कितना आया था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब यही तो निकला था। ठीक है, अगर हम इसमें cos अल्फा निकालें, क्योंकि ये cos अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है और ये गामा एंगल है, ये बीटा है। तो यहां से जब हम इसका निकाले cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या होता है, ABP अपॉन HHB, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, x1 और अपॉन में अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये अगर x1 है तो ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां से हम जब निकालेंगे तो सेम चीज है, भाई x1 का स्क्वायर ही होगा, तो यहां से हमने x1 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब जब हम बात करेंगे cos बीटा की, तो cos बीटा क्या होगा बेटा, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो cos बीटा क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। उसी तरीके से cos गामा क्या हो जाएगा, z1 स्क्वायर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लेते हैं। ये 3 जगह पर काम आता है। एक तो जब हमें एंगल्स निकालने होते हैं तब हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जब हमें क्या करना पड़ता है, LMN। देखो भाई, इसका हमने जब x1 y1 z1 थे डायरेक्शन रेशियो, तो इसका हमने नेम दे दिया A, B और C। तो उसी तरीके से इनके भी हम नेम दे देते हैं। ठीक है, इनके हम नेम क्या देते हैं, इनके हम नेम दे देते हैं तुम्हारे L, M और N। ठीक है, इनके नेम हम क्या दे देते हैं, एक तो L हो जाता है, एक M हो जाता है और एक N हो जाता है। तो हम ये 3 नेमिंग कर देते हैं इनकी। ठीक है,
बाकी आगे समझाता हूँ क्या है, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी और होती है इसी में, अगर मैं एक प्रॉपर्टी होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, दोनों एक ही चीज है। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। देखो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर उसने बोला है तो x1, सॉरी यहाँ स्क्वायर हमने गलत कर दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर हमने गलत कर दिया, स्क्वायर नहीं आने वाला था, वही चीज है ना, गड़बड़ हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो हम जब इसको करेंगे तो x1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर सेम वही चीज प्लस LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है, RHS हम निकाल देंगे, z1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो ऊपर x1 स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि भाई स्क्वायर दोनों में अलग अलग आएगा, और ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरीके से ये y1 स्क्वायर, ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा z1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जब एलसीएम लेंगे तो तीनों में सेम है, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और अपॉन में क्या बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये इससे टोटल कैंसिल, तो टोटल हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, कई बार पेपर में क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। 2 मिनट का और रह गया हमारा, बस इसके जो पोजीशन वेक्टर के बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ आगे। टाइप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला टाइप इसमें दिया हुआ है, देखो इसी टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा 10.1 में, और है भी, ठीक है। तो पहले समझ लो इसको है क्या, लास्ट है ये इंट्रोडक्शन 10.1 का, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो सबसे पहला है जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर में क्या है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर और एक ही लाइन में होंगे। कहने का मतलब है कि भाई मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे ही मैं खत्म हो गया, ठीक है। मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से हमने शुरू किया, और टर्मिनल पॉइंट जहां पे हमने खत्म किया, वो पॉइंट यही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोल देते हैं इसको, जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर होता है, ठीक है, और कोइंसाइड होता है, तो हमारा ये जीरो वेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और इसे नोट करते हैं ऐसे। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि भाई मैंने यहां से यहां तक एक वेक्टर लिया, एक पॉइंट ए है, और ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया, डायरेक्शन इसकी ये है, तो जो ए बी वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू आएगी 1, पक्का, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज 1 यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 1 यूनिट आएगी, तो हम उसे क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है को-इनिशियल वेक्टर। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। कहने का मतलब है कि ऐसे दो वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ठीक है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं, देखो फर्स्ट एक तो एक कंडीशन यहां से हम ले सकते हैं ए वेक्टर की, ठीक है, और एक हम यहां से यहां ले सकते हैं बी वेक्टर की। तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम है, और दोनों वेक्टर अलग अलग भी हैं, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। क्योंकि भाई ये भी आगे की ओर जा रहा है और ये भी आगे की ओर ही जा रहा है, तो यहां पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इसे हम क्या बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोल देते हैं।
फिर आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल एंड दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। कहने का मतलब है कि उनके जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम नहीं हो सकते, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जगह यहां पर है नहीं, यहां पर चलो कर लेते हैं। एक तो ये बन जाएगा यहां से यहां वेक्टर ए, और एक क्या बन जाएगा यहां से यहां वेक्टर बी। तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है इनकी क्या है, डायरेक्शन भी सेम है और इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, बट इनके इनिशियल पॉइंट क्या है वो डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या होता है? इक्वल वेक्टर होता है। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू दी सेम लाइन। एक ऐसी लाइन होगी जिसके क्या होंगे? पैरेलल होंगे, बट यहां पर उसने ये नहीं कहा कि उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक वेक्टर लिया वेक्टर ए और इस लाइन के पैरेलल बोल रहा है, वो वेक्टर बी के पैरेलल बोल रहा है, तो हम ये वेक्टर सी ले लेते हैं जो क्या है, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है इसके भी पैरेलल ही होंगे। तो दोनों क्या है? इस लाइन के जो ये है वेक्टर, इस वेक्टर के ये दोनों क्या है? पैरेलल है उसी सेम लाइन के। तो हम क्या कह देंगे? कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूं तो डायरेक्शन इसकी इधर कर दो, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर। तो डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस लाइन के जो बीच वाली लाइन है इसके क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। हमने पैरेलल करके शो कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बचता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट द गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ इट। कहने का मतलब है कि भाई ये हमारा वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसका भी सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बी है जिसकी डायरेक्शन यहां है। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। ये कंडीशन हो जाएगी ना यहां से कि भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो बस अपोजिट के लिए माइनस आ गया। या फिर और ये भी कर सकते हो कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। बात एक ही है घूम फिर के दोनों की। ठीक है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। कॉन्सेप्ट 10.1 का जितना भी था सारा का सारा हमने कवर अप कर लिया है। बाकी अब 10.1 एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको ध्यान से समझ लेना, जो समझ में ना आए कमेंट में बता देना। ठीक है।